नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए RT-PCR टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। यही नहीं, उन्होंने कुंभ स्नानों को देखते हुए हरिद्वार में वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट के लिए विशेष अभियान भी शुरू करने पर निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थानों पर कंटेनमेंट एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं और टीकाकरण पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों के जिन स्थानों पर अधिक मामले मिल रहे हैं, जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश दिया जाए और इसके लिए शीघ्र गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी जाए। दो 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने अपने दावे ठोक रही हैं, वहीं भाजपा ने राज्य में दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल के देहरादून के मीडिया के संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी और उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई वजूद नहीं है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये वही केजरीवाल है जिन्होंने पिछले वर्ष कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली से उत्तराखंड के लोगों को वापस घर आने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों से ऐसा सलूक करने वाले केजरीवाल अब उत्तराखंड के लोगों से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनको और उनकी पार्टी को वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता केजरीवाल के इस सलूक का जवाब 2022 के चुनाव में देगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होगा। निश्चित है, आज हम सत्ता में तो हमारे लिए तो बोलेंगे, वो हमारे लिए तो बोलेंगे। वो हम उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम प्रोपेगेंडा खड़ा करना है। ऐसे प्रोपेगेंडा कर देते हैं। उत्तराखंड राज्य की राजनीति में उनका चवन्नी का योगदान नहीं है। आखिर जो कुछ भी होगा यहाँ कांग्रेस से और बीजेपी के बीच ही रहना है। आम आदमी पार्टी दिन में सपने ना देखे। उत्तराखंड सल्ट विधानसभा के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु के पश्चात सीट खाली हो गई थी, जिसको लेकर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम के लिए भाजपा और कांग्रेस को काफी मुशक्कत करनी पड़ी। भाजपा के सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को उम्मीदवार घोषित किया गया है और उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। नामांकन के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित भी किया। महेश जीना को उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल की भाजपा से उन्होंने ये कहा है कि कोई भी चुनौती वाली सीट नहीं है और क्योंकि दिवंगत सुरेंद्र जीना ने वहां पर विकास के लिए जो कार्य किए हैं, उनके विकास कार्य को देखते हुए सल्ट की जनता जो है उनके परिवार के महेश जीना को सफल जरूर बनाएगी। का जनाधार बहुत तगड़ा है और केवल 2900 वोटों से यह हारी थी, तो अब की बार ये सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में जा रही है। क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही कह सकता हूं मैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि हमारे बहुत ही प्रसिद्ध नेता जीना जी, जो वहां के जनप्रिय नेता थे, उनका आकस्मिक निधन हो गया और उनकी धर्मपत्नी का भी निधन हो गया। लोकतंत्र का तकाजा है कि हमको इस चुनाव में जाना पड़ रहा है, नहीं तो इस चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिस तरह से जीना जी के सपने उस विधानसभा के लिए थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके भाई को ही, महेश जीना को, भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और महेश जीना जी भी पूरा समय राजनीतिक रूप से क्षेत्र में ही लगाते हैं। वो भी अपने भाई का पूरा सहयोग करते थे, इसलिए उस क्षेत्र में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं और उस क्षेत्र में लोग सब उन्हीं को जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो जीना जी के सपने थे उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और महेश जीना के माध्यम से हम वहाँ पर जो विकास के उन्होंने सपने देखे, जो काम उन्होंने किया है, उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए महेश जीना जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और आज उनका नामांकन हो गया है। और नामांकन हो गया, उस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ जी को भी उपस्थित रहना था, लेकिन कोविड-19 की चपेट में आने के कारण वो भी नहीं जा पाए। अन्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ नेता, सांसदगण सभी वहाँ पर उपस्थित थे। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन से लेकर हमारे मंत्रीगण वहीं पर उपस्थित थे। इसलिए हम उस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। गंभीरता से इसलिए भी ले रहे हैं कि वो सीट हमारी है और हमारे पास ही रहेगी। हमें कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है उस सीट पर और हम कांग्रेस को उत्तराखंड के अंदर चुनौती के रूप में मानते भी नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास जितने भी कार्यकर्ता थे या जो कुछ भी था वो वो पिछले चुनाव में आधा से ज़्यादा लोग तो हमारे साथ आ गए थे। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, नए लोग उनसे जुड़ नहीं रहे, इसलिए हमें कांग्रेस से कोई खतरा नहीं है। हम उस सीट को एक तरफा जीतेंगे।
उत्तराखंड के सल्ट विधानसभा से उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जहां बीजेपी से महेश जीना के नामांकन दाखिल किया गया है, तो वहीं कांग्रेस से गंगा ने नामांकन भरा है, जिसको लेकर अब दोनों ही पार्टियों में चुनाव प्रचार की तैयारियां जो हैं वो जुटना शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने दी है। उन्होंने कहा है कि इस लिस्ट में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षता सोनिया गांधी व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित 15 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल है, जो तयशुदा समय के अनुसार सल्ट विधानसभा में जाकर प्रचार करेंगे और उपचुनाव में कांग्रेस को सफल बनाने में अपना योगदान देगी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, के सी वेणुगोपाल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी हैं, हमारे उपनेता करण महारा हैं। इसके समेत लगभग 30 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिनकी सूची हमने आज इलेक्शन कमीशन को बाकायदा। हल्द्वानी पुलिस ने बीते शुक्रवार को कलावती कॉलोनी के व्यापारी भगीरथ सुयाल की पीट कर की गई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के इस पूरे संबंध का खुलासा करते हुए बताया कि भगीरथ सुयाल हत्याकांड में एक आरोपी राहुल घनेला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी पवन पाल अभी भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा और स्कूटी भी बरामद की गई है और पुलिस के अनुसार व्यापारी भगीरथ सुयाल की हत्या का कारण लड़ाई झगड़ा है। भगीरथ के घर के सामने झगड़ा कर रहे लोगों को रोकने पर राहुल घनेला और पवन पाल ने डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। पकड़ा गया आरोपी राहुल मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जबकि दूसरा फरार आरोपी पवन पाल हल्द्वानी का ही रहने वाला है। कितने फरार है, क्या कुछ मोटिव रहा? 26 तारीख की घटना है। देर रात को सूचना आई थी एक मर्डर की। मौके पे पहुंच करके फिर वहाँ पर जो देखा गया कि एक व्यक्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई है और उसको जब हॉस्पिटल लेकर के गए हैं तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते जो है उसकी मृत्यु हुई है। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 टीमें इसमें जो है लगाई गई थी और इसमें मामला ये आया है कि लड़कों में पहले मारपीट हुई है, उसके बाद में डिस्पर्स हो गए हैं वहाँ से। फिर उनमें से 2 लड़के वापस आए और उन्होंने फिर मृतक के साथ में मारपीट करी। उसको लकड़ी की फंटी से भी बहुत मारा है, लात से भी बहुत मारे हैं, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। इसमें एक जो अक्यूज्ड है राहुल घनेला, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस स्कूटी से ये लोग भागे हैं वो भी इसमें जो है बरामद की गई है और साथ ही साथ जो दूसरा अक्यूज्ड है उसके लिए भी हमारी टीमें रवाना हैं। बहुत जल्द वो भी हमारी गिरफ्त में होगा और यही मैटर है। आपराधिक इतिहास अभी इन लोगों का खंगाला जा रहा है, सभी जगह से मंगाया जा रहा है। कोई आपराधिक इतिहास निकलता है तो इनके खिलाफ गुंडा या गैंगस्टर जैसा भी है वैसी कार्रवाई की जाएगी। वेपन एक्चुअली इन्होंने उसको लकड़ी की फंटी से मारा था तो उसका टुकड़ा वहाँ टूटा था, तो एक टुकड़ा तो हमें मौके से मिल गया था, दूसरा टुकड़ा अभी हमें नहीं मिला है। बट ये बता रहे हैं कि ये जो है उसको लेकर के जा रहे थे तो प्रोबेबली एक टुकड़ा दूसरे व्यक्ति के पास हो सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 1 अप्रैल से महाकुंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले ही कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो लाना अनिवार्य होगा। संस्कार परिवार सेवा समिति की प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की गाइडलाइंस का समर्थन भी किया है और आचार्य विपिन जोशी ने कहा है कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है वह सही है और उनका पालन करना भी जरूरी है। उन्होंने बताया है कि संस्कार परिवार सेवा समिति हरिद्वार के महाकुंभ में प्रत्येक वर्ष अपने ग्राम शिविर लगाती है और इस वर्ष भी देवभूमि दिव्य ग्राम शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 12 कुंभ आयोजन होंगे। पहला आयोजन 25 मार्च से शुरू हो चुका है और जो 25 अप्रैल तक चलेगा। मेरा मानना है जिस तरीके से देखिए अचानक मामले बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया ये सिर्फ जो बाहर के राज्यों से विशेषकर जिन राज्यों में कोरोना का प्रभाव ज़्यादा है उनके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और उसका दूसरा विकल्प मुझे ये भी बताया गया कि जिन लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं उनके लिए शायद 72 घंटे पहले वाली रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है वर्तमान परिस्थितियों में सरकार का निर्णय ठीक है, क्योंकि अगर भगवान ना करे किसी कारण से अगर मान लीजिए कोई बात हो जाती है, संख्या बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि वो होने से अच्छा है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर पेश आए एक सड़क हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई है, जबकि अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये जो हादसा है ये तब पेश आया जब आमने सामने से तेज गति से आ रहे कारों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि झबरेड़ा थाना क्षेत्र के कुमराड़ी निवासी 3 युवक कार में सवार होकर देहरादून जा रहे थे। जैसे ही वो रसूलपुर गांव के पास पहुंचे तो देहरादून की तरफ से आ रही एक कार ने उनकी कार की साथ भिड़ंत कर दी और मृतक की पहचान एहतशाम निवासी कुमराड़ी गांव के रूप में की गई है।
पास निकला है तो रसूलपुर के पास में एक्सीडेंट हुआ है 2 गाड़ियों का। एक गाड़ी देहरादून की है, एक गाड़ी के पास मंगलोर के पास पड़ता है कुमराडी। एक का इंतकाल हो गया उनमें लड़ गया। क्या नाम है जिसके? एहतसाम। क्या मानते हैं आप, हाईवे काफ़ी हाईवे पर कोई सुविधा नहीं है, ना कोई काम कर रहे हुए, टोल लेना शुरू कर दिया, ना हाईवे चालू करा कोई, दोनों साइड चालू नहीं है, इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादातर हो रहे हैं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इस पर। किधर से जा रहे थे? ये लड़के मंगलोर से आ रहे थे और ये देहरादून। तहसील के न्याय पंचायत बेलपड़ाव में पंचायत घर में जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों पर एसडीएम गौरव चटवाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय लघु शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम गौरव चटवाल ने बताया कि जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देश अनुसार आज आम जनता के बीच जाकर उनकी हर प्रकार की समस्याओं के निस्तारण हेतु इस शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जहां लोगों की पेंशन, भूमि संबंधित राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसे मूल समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा और वहीं जनता को सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। नहीं, देखिए, सरकार की भी मंशा है और हमारे आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए हैं कि हम लोग जो हैं विभिन्न ग्रामों में छोटे छोटे लघु शिविर लगाएं और जिसमें जो लोग ग्रामवासी हैं या जो आम जनता है उनके जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे उनके राशन कार्ड की कोई प्रॉब्लम हो, उनका कोई और खतौनी का मामला हो या किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद जो विरासतन चलता है, ऐसे जो मामले हैं वो मौके पे ही सुलझाए जाएं और लोगों को उनके क्षेत्र में ही वो सुविधा मिले और सारे डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पे आएँ। तो यही मंशा है कि हम लोगों के बीच जाके जो उनकी समस्या तहसील लेवल पे पूरी हो सकती है उसको हम पूरा करें। हल्द्वानी का सबसे बड़ा बेस अस्पताल के ब्लड बैंक में भारी खून की कमी हो गई है और ब्लड बैंक में खून उपलब्ध नहीं होने के चलते तीमारदारों को खून के लिए इधर उधर भटकना भी पड़ता है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने लोगों से ब्लड डोनेट के लिए गुहार लगाई है ताकि ब्लड बैंक में खून की कमी को पूरा किया जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने अस्पताल प्रशासन की से अपील की है कि अपनी 8 समर्थकों वाली समिति और निस्वार्थ सेवा के तहत रक्तदान किया जाए। वहीं रक्तदान के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने कहा है कि आज देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसी कारण की वजह से सरकारी अस्पतालों में आम जनता स्वैच्छिक रक्तदान करने से बच रही है, जिसके कारण सरकारी अस्पतालों में रक्त की कमी भी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि 20वीं बार रक्तदान कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता प्रत्येक परिस्थितियों में आम जनता के लिए हर समय उपस्थित रहती है। डोनेटेड जो भी वॉलंटियर डोनेशन होते हैं उन्हीं से ब्लड मिलता है, उन्हीं का ब्लड कलेक्ट होता है ब्लड बैंक में। तो हमारे काफ़ी सारे डोनर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड मिलता है। और पाठक जी भी हमें समय समय पर देते रहते हैं। और कल तो हमारे यहाँ पे काफ़ी कमी थी ब्लड की, तो किसी को ज़रूरत थी तो पाठक जी को हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि कल आपके पास 5-7 ब्लड आ जाएंगे और कल हम आपको ब्लड दे देंगे, कोई भी इतनी कमी नहीं होने देंगे। तो आज इन्होंने 7-8 ब्लड अभी करवा दिए हैं। फ़ोन आया कि इमीडिएट हमको आवश्यकता है ब्लड डोनेशन की, कुछ आपकी मदद की आवश्यकता है। तो आज हमने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद 8 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। ये निश्चित रूप से जान बचाने के लिए एक यूनिट ब्लड अपनी ओर से हर 3 महीने में दिया जाता है। मैं 20वीं बार अभी डोनेट कर रहा हूँ। हर साल की तरह इस साल भी पूरे भारतवर्ष में होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें हरिद्वार जिले के घड़मीरपुर गांव की, तो यहां होली के पावन पर्व पर हर साल कुछ अलग ही देखने को मिलता है। घड़मीरपुर गांव में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए यहां के लोग होली का त्योहार एक साथ मिलकर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं।
काशीपुर के रामलीला मैदान में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में पारिवारिक होली मिलन मेले का आयोजन किया गया। मेले में काशीपुर की महापौर उषा चौधरी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठनों एवं व्यापारिक संस्थानों द्वारा अपने स्टॉल भी लगाए गए। इसके अलावा मेले में फैंसी ड्रेस मॉडलिंग और डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया। संदेश यही है कि सदैव हम जहाँ भी हों हम मिलजुल कर रहें, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। और आज का ये संदेश हमें ये सिखाता है कि कहीं ना कहीं जो मन में कहीं यदि हमारे कोई किसी के प्रति द्वेष भाव है, होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो सब दिलों की दूरियों को मिटाकर एक कर देता है। और यही संदेश ये होली का पर्व सबको देता है कि मिलजुल कर रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाकर रहें। इसी से हमारे क्षेत्र की प्रगति, हमारे देश की प्रगति संभव हो सकती है। काशीपुर में पिछले 50 साल से होली मिलन चल रहा है और इसे शाम को, हर होली की शाम को होली मनाना, सब शहर वाले मिलके से होली गले मिलके खूब उत्साह से मनाते हैं। पिछले 50 वर्षों से ये काशीपुर में मेला लगता आ रहा है, होली मिलन समारोह, जिसे आज भारत विकास परिषद लगा रहा है और जिसमें काशीपुर के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाएं अपने अपने स्टॉल लगाकर लोगों से गले मिलते हैं और एक सौहार्द का वातावरण इसमें उत्पन्न होता है काशीपुर। सर, होली मिलन का उद्देश्य क्या है? होली मिलन का उद्देश्य यह है कि बड़े और छोटे में कोई दूरी ना रहे, सब बड़े प्रेम से एक दूसरे से गले मिलें। यही होली मिलन का और होली के त्यौहार का उद्देश्य है। सर, इस कार्यक्रम की क्या क्या विशेषता है? इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये छोटे और बड़े का मिलन है। हम आपस में सारे बैर भाव भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं। रंग जो है खुशी का प्रतीक है और गले मिलना आपसी प्रेम का प्रतीक है। भारत विकास परिषद के अंदर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी ये संस्थाएं आती हैं और इस तरह से सबका मिलन भी हो जाता है और एक दूसरे से परिचय भी हो जाता है। और इस तरह से होली मिलन का बहुत ही पुराना, ये 50 वर्ष से पुराना ये एक समारोह चलता चला आ रहा है। और ये करीब भारत विकास परिषद ये ऐसी एक संस्था है जो इसको आगे अग्रे कर रही है। इस बार होली के त्योहार पर भले ही कोरोना के बादल छाए रहे, परंतु दून अस्पताल में होली के दिन विभिन्न घटनाओं में घायल हुए लोगों की भारी संख्या भी रही। डॉक्टर केसी पंत की माने तो होली के दिन अस्पताल में कुल 52 केस आए हैं और इनमें से ज्यादातर जो केस हैं वो दोपहर में आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें कुछ लोगों का इलाज के बाद उन्हें घर पे दोबारा भेज दिया गया है, जबकि कुछ लोगों का जो इलाज है वो अस्पताल में अभी भी जारी है। मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास 92 पेशेंट आए, जिसमें ज़्यादातर मरीज जो हैं वो 10-12 बजे के बाद आए और उसमें भी दोपहर के में सबसे ज़्यादा आए। ज़्यादातर एक्सीडेंटल केस आए और कुछ जो है जिससे कोई ड्रग्स वाले थे, उसके मेडिकल लीगल टाइप के थे, एक्सीडेंटल केसेस थे, वो ज़्यादा आए। और क्योंकि कल अस्पताल, सरकारी अस्पताल ही खुला रहता है, प्राइवेट वाले भी कल के दिन होली रंग खेलने वाले में बंद रखते हैं सुबह के समय दोपहर तक, तो ज़्यादातर केस हमारे वहाँ पूरे इस एरिया से एक्सीडेंटल केसेस आए थे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक ऐतिहासिक जगह है गरतांग गली। ऐतिहासिक और सामरिक महत्व वाली ये जो जगह है जल्द ही पर्यटकों के लिए दोबारा खुलने वाली है। पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। पत्थर की चट्टानों को काटकर लकड़ी के तख्तों से बनाया गया ये रास्ता भारत को तिब्बत से जोड़ता था। बेहद संकरा और जोखिम भरा ये रास्ता गरतांग गली के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की नेलांग वैली में खड़ी चट्टानों पर बने इस रास्ते को साल 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। ये पुल 300 मीटर गहरी खाई के ऊपर बनाया गया और इसके नीचे जाड़ गंगा नदी बहती है। कहते हैं कि इस पुल का निर्माण 150 साल पहले पेशावर से आए पठानों ने किया था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये पुल आज भी बेहद रोमांचित करता है। आजादी से पहले उत्तरकाशी में तिब्बत के साथ व्यापार के लिए यही एकमात्र रास्ता था।
इसी रास्ते से व्यापारी याक, घोड़े खच्चर एवं भेड़ बकरियों पर सामान लाद कर लाते और ले जाते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान गर्तांग गली ने सेना को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। करीब 10 साल तक सेना इस रास्ते का इस्तेमाल करती रही, लेकिन 1975 में सेना ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तब से लेकर इस रास्ते में सन्नाटा पसरा हुआ है और समय का दीमक भी इसे चाट गया था। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग 64 लाख रुपए की लागत से इस 136 मीटर लंबी गर्तांग गली का पुनर्निर्माण करा रहा है। इस रास्ते का पुनर्निर्माण का बेड़ा उत्तरकाशी के पूर्व डीएम आशीष चौहान ने उठाया। ये उनके ही प्रयास का परिणाम है कि आज इस रास्ते का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। गर्तांग गली जो हमारा भैरव घाटी से आगे पुराना मार्ग है, जिसको पुराने व्यापारी यूज करते थे, उसको जीर्ण अवस्था से सुधारने के लिए और एक एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने पैसे प्रस्तावित किए थे, जिसमें करीबन 60-65 लाख का कार्य है ये। और ये कार्य मई अंत या जून अंत तक पूर्ण करने की हमारा प्रयास है, ताकि पर्यटकों को भी और वहाँ पे आसपास एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्य किया जा रहा है और कार्य की गुणवत्ता, और क्योंकि कार्य काफ़ी हाई रिस्क एरिया का है, टफ है काम करना, तो उसका भी पूरा हम पालन कर रहे हैं। वन्य जीव और वनस्पति के लिहाज से ये जगह काफी समृद्ध है। निलांग वैली में पर्यटन गतिविधियां शुरू होने के बाद सरकार गर्तांग गली को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अगर सब प्लानिंग के मुताबिक हुआ तो ये क्षेत्र जुलाई में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।